So yesterday we started the topic of ethyl alcohol, and I introduced you about this compound and how this compound is formed by the fermentation of starch as well as the fermentation of molasses. So it was a detailed topic in which we discussed about the preparation of ethanol. So today we will discuss further topics and the remaining topics of this specific compound ethyl alcohol. So today we will discuss about the physical properties, uses and the chemical properties of alcohol और ethyl alcohol. तो सबसे पहले हम ethyl alcohol की physical properties की बात करते हैं. तभी खसूसियात इसकी, मतलब इसको देख कर, चख कर, सूंघ कर हम किस तरह से क्या प्रॉपर्टीज़ इसकी बता सकते हैं. तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता लगती है ethyl alcohol के बारे में कि इट इज़ अ थिन कलरलेस लिक्विड. ये एक पतला और बिना किसी रंग के पानी के जैसा एक लिक्विड होता है और थिन होता है, वोलेटाइल होता है, हाईली एवोपरेट हो जाता है इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल. सेकंड है इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 78 डिग्री सेंटीग्रेड. इसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वाटर से कम होता है बिकॉज इसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वाटर से वीकर होती है. दैट्स वाई इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 से कम या वाटर से कम होता है. 78 डिग्री पर जो है वो इथाइल अल्कोहल बॉयल हो जाता है. और क्लास 9 के अंदर और क्लास फर्स्ट ईयर में हम इथाइल अल्कोहल की ही बॉइलिंग पॉइंट को लैब के अंदर कैलकुलेट करते हैं केमिस्ट्री लैब में. ठीक है, तो ये बहुत एक फेमस कंपाउंड है कराची बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए. थर्ड है इट इज़ फ्लेमेबल. फ्लेमेबल मतलब कंबस्टेबल होता है, आग लग जाती है, जल जाता है. तो ये इसके तीन जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है. सिंपल सी बात है, ठीक है, जो कि हम इसको देख कर बता सकते हैं. नेक्स्ट यूजेस के बारे में डिस्कस करते हैं, किसके यूजेस क्या हैं, इस्तेमालात क्या हैं. तो सबसे पहले तो इट इज़ यूज्ड एज बेवरेज. बेवरेज किसे कहते हैं? बेवरेज के मतलब होते हैं शराब. शराब के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है और कल मैंने डिटेल में काफ़ी इसके बारे में बात बताई आपको. सेकंड है इट इज़ यूज्ड एज अ बेस फॉर परफ्यूम्स. इसको परफ्यूम्स के बेस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है. आप जानते हैं परफ्यूम्स के अंदर भी अल्कोहल होता है, ठीक है, मैक्सिमम परफ्यूम्स के अंदर अल्कोहल होता है. इसी वजह से कहा जाता है कि परफ्यूम लगाने के बाद जो है वो नमाज नहीं होती या वज़ू टूट जाता है बिकॉज कि जो अल्कोहल होता है और वो हराम है. तो परफ्यूम्स के बेस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है. परफ्यूम में अल्कोहल होता है इस वजह से है चूँकि जाहिर सी बात है कि जो बाकी सेंट्स हैं या बाकी जो फ्रेगनेंस है, फ्रेगनेंस को डिज़ोल्व करना पड़ता है किसी चीज़ में. तो फ्रेगनेंस को डिज़ोल्व करने के लिए जो है वो बेस के तौर पे हम लोग उसमें इथाइल अल्कोहल लेते हैं जिसके अंदर मैक्सिमम जो खुशबू है वो हल हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है. क्योंकि डिफरेंट तरह के जो है वो स्मेल सेट किए जाते हैं. तो बेस होता है, मतलब इथेनॉल के खुद इसकी कोई खुशबू नहीं होती, ये खुद इस एक तरह से कोई परफ्यूम में वो फ्रेगनेंस क्रिएट नहीं करता, लेकिन इस इथेनॉल को एज अ बेस इस्तेमाल किया जाता है. उसके अंदर फिर आप जो खुशबू डालना चाहे वो आप डाल सकते हैं. मिसाल के तौर पर अगर आप कोई कस्टमाइज परफ्यूम अगर बनाने जाते हैं तो वो बोतल कस्टमाइज बोतल रखी होती है, उसके अंदर बस अल्कोहल होता है, इथाइल अल्कोहल, और कुछ नहीं होता है. फिर आप बोलते हैं भाई ये 3-4 खुशबू मिलाकर एक नई खुशबू बना दो, तो वो बन जाती है. तो वो बेस होता है, ये जस्ट इसके अंदर बाकी खुशबुओं को डिज़ोल्व किया जा रहा होता है. ठीक है, तो बेस फॉर परफ्यूम्स इस्तेमाल किया जाता है. थर्ड है इट इज़ यूज एज पेट्रोल सब्सिट्यूट. चूँकि फ्लेमेबल होता है, जलने के काबिल है, तो पेट्रोल के मुतबादिल या पेट्रोल के बदले में भी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. और जैसे कि पेट्रोल को इस्तेमाल किया था ना, गैसोलीन को एज अ फ्यूल गाड़ियों को चलाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में, कार कुछ, फिर जो है वो बाइक वगैरह चलाने के लिए. तो कुछ इंजन ऐसे भी होते हैं जिसमें आप जो है वो इथेनॉल यूज़ कर सकते हैं बजाय गैसोलीन यूज़ करने के. तब भी जो है वो बाइक वगैरह जो है वो चल जाती है क्योंकि दोनों कंबस्टेबल होते हैं. बल्कि फिर भी पेट्रोल जो है वो ज़्यादा महंगा पड़ता है हमें बजाय ये कह रहा हूँ, इथेनॉल ज़्यादा महंगा पड़ता है पेट्रोल से, क्योंकि पेट्रोल तो एज अ फॉसिल फ्यूल में डायरेक्टली ऑब्टेन हो जाता है ना, फिर डायरेक्टली हमें ऑब्टेन हो जाता है ज़मीन के अंदर से. लेकिन इथेनॉल चूँकि उस फूड से हासिल कर रहे हैं ना, उसको ग्रेन से हासिल कर रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि वो ग्रेन हमारे खाने पीने की चीज़ें, अनाज है वो, तो उससे बनाएंगे तो वो ज़्यादा महंगा हमें पड़ेगा, चूँकि वो हम एक यूज़फुल चीज़ को यूज़लेस बना दे रहे हैं एक तरह से. मतलब क्या ना, जैसे चावल या फिर आलू वगैरह इस्तेमाल करके या अनार या फिर कोई एप्पल या ग्रेप्स वगैरह इस्तेमाल करके जब हम इथाइल अल्कोहल बना रहे हैं, अगरचे वो जलने के काबिल है, लेकिन असल में हमें एक यूज़फुल चीज़ को हम उसको जो है वो कन्वर्ट कर दे रहे हैं दूसरी यूज़फुल चीज़ में. तो बेहतर ये होता है कि हम डायरेक्टली गैसोलीन इस्तेमाल करें, चूँकि ज़मीन पे तो वैसे भी यूज़लेस है ज़मीन के अंदर वो. तो इसलिए ज़्यादातर पेट्रोल ही को ही इस्तेमाल किया जाता है, इथेनॉल को इस्तेमाल नहीं करते बिकॉज वो फूड है, तो फूड आइटम डिस्टर्ब हो जाएगा इसकी वजह से अगर हम इथेनॉल को इस्तेमाल करेंगे तो. फोर्थ है इट इज़ यूज टू मेक लेबोरेटरी थर्मोमीटर.
अब आप जानते हैं थर्मामीटर जो है वो दर्जा हरारत पीमा जो है थर्मामीटर, दो टाइप्स के थर्मामीटर हमारे पास होते हैं। एक थर्मामीटर आपके पास क्लिनिकल थर्मामीटर होता है और एक आपके पास लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है। साइज़ का फ़र्क होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर छोटा होता है, उसमें फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड दोनों होती है मेजरमेंट, जबकि हमारे पास जो हमारी जो लैब थर्मामीटर होती है उसमें सिर्फ सेंटीग्रेड पे मेजरमेंट होती है। तो जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है जो क्लिनिक्स में इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर तो मर्क्यूरी डाला जाता है, उसमें मर्क्यूरी थर्मामीटर भी उसको हम कहते हैं, पारा जिसको हम कहते हैं जी, वो डाला जाता है, उसके बल्ब में आपको दिख भी सकता है वो। जबकि अगर आप देखते हो लेबोरेटरी थर्मामीटर तो उसके अंदर जो है वो पारा नहीं होता, बल्कि उसके बजाय उसके अंदर इथाइल अल्कोहल डाला जाता है, वो रेड कलर का होता है। वैसे इथाइल अल्कोहल के ऊपर हमने लिखा है कलरलेस, लेकिन उसमें रेड पिगमेंट डाल के उसको कलराइज कर दिया जाता है, रेड कलर दे दिया जाता है। तो वो होता है इथेनॉल ही है, लेकिन उसके अंदर रेड कलर होता है। तो लैब थर्मामीटर को बनाने के लिए हम लेबोरेटरी थर्मामीटर को बनाने के लिए इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये इतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होता, टेम्परेचर सेंसिटिव। जब जो मरकरी होता है ना वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, चूँकि वहाँ पर ज़ाहिर सी बात है 1-1 डिग्री पर बड़ा मसला हो जाता है, क्योंकि हम बुखार वगैरह चेक कर रहे होते हैं उससे 101 और 102 बुखार में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, 102 और 103 में बहुत फ़र्क होता है। वो कहने को कहा जाए तो फिर वो 1 डिग्री है, जस्ट 102 डिग्री 103 डिग्री, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पहुंच सकता है। लेकिन जब हम लैब थर्मामीटर की बात करें वहाँ टेम्परेचर थोड़े कम ज़्यादा होने से बहुत ज़्यादा रीडिंग में फ़र्क आ सकती है, उसके अलावा और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए हम एक जो सस्ते मटेरियल को इस्तेमाल करते हैं, इथेनॉल सस्ता पड़ता है हमें, जबकि जो मतलब इतना बड़ा जो है वो आप नॉर्मल सी बात है ना कि जो लैब थर्मामीटर लेंगे वो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, और जितना छोटा सा आपको जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है ज़्यादा कॉस्टली आता है मार्केट में, क्योंकि उसमें मरकरी डलता है जो कॉस्टली केमिकल है, बट वो इसलिए डालते हैं जो कि सेंसिटिव ज़्यादा है, टेम्परेचर सेंसिटिव ज़्यादा है। नेक्स्ट है 5वां इस्तेमाल इथाइल अल्कोहल का है, इट इज़ यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर ऑर्गेनिक रिएक्शंस। बहुत से ऑर्गेनिक रिएक्शंस में एज अ सॉल्वेंट हम इस्तेमाल करते हैं इसको। जैसे इससे पहले अभी हमने पढ़ा था ना एलिमिनेशन रिएक्शन, तो एलिमिनेशन रिएक्शन या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है यस उसमें अल्कोहलिक मीडियम के अंदर होता है, तो वो सॉल्वेंट होता है वहाँ पर अल्कोहल। तो अल्कोहल के प्रेजेंस में बहुत सारे रिएक्शन हो रहे होते हैं। ये इस तरह से आयोडीन को जब अगर आपको ऐड करना है इथीन या इथाइन के अंदर, वो भी हम इथेनॉल के प्रेजेंस में या इथाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में उसको ऐड करते हैं। तो कई जगहों पर आपका इथेनॉल इस्तेमाल हो रहा होता है ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर। तो ये 5 इस्तेमाल समझ में आ गया इसके आपको, व्हाट आर द 5 यूजेजेस और द मेन इंपॉर्टेंट यूजेजेस ऑफ अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट इसके मेन पोर्शन पाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, अबाउट द केमिकल रिएक्शंस ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल कितनी तरह के केमिकल रिएक्शंस करता है, तो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस व्हिच इज डन बाय इथाइल अल्कोहल। तो सबसे पहला रिएक्शन क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। अच्छा, अल्कोहल्स के सारे अल्कोहल की ऑक्सीडेशन एक ही जैसी होती है, ठीक है, क्योंकि जब भी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो उसमें से क्या होता है, हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, और उसके लिए हम कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल कर लेंगे, नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा, ठीक है। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, अच्छा ये क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेसेंट ऑक्सीजन को लिबरेट करेगा जो ऑक्सीडेशन करेगा। तो इसमें होगा क्या कि यहाँ से एक और हाइड्रोजन रिमूव होगा ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एक यहाँ से हाइड्रोजन ये रिमूव हो जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ निकल जाएगा ये, ठीक है। तो जब ये निकल जाएगा इसके साथ तो बन जाएगा CH3 कार्बन और ये ऑक्सीजन और ये H और ये प्लस H2O। अब यहाँ पर कार्बन को देख सकते हैं, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पर बॉन्ड की कमी है तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो एल्डिहाइड बन गया ये। इसको हम कॉमनली कह देंगे, कॉमन में इसका नाम कहलाएगा, दिस इज 2 कार्बन वाले एल्डिहाइड है, इसको हम एसिटाल्डिहाइड कहते हैं, एसिटाल्डिहाइड। और अगर IUPAC में कहेंगे तो अल्कानल के लिहाज से इसको हम लोग कह देंगे 2 कार्बन वाला है तो इथेनॉल हो गया, अल इसका सफिक्स हो गया, प्रीफिक्स उसमें आपके IUPAC नेमिंग है। तो ये एसिटाल्डिहाइड है या इसको हम इथेनॉल कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बना। तो जब भी हम किसी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करते हैं तो हाइड्रोजन रिमूव होता है और बन जाता है एल्डिहाइड। असल में जो एल्डिहाइड का नाम है वो इसी चीज़ को शो करता है। देखो एल्डिहाइड का वर्ड 2 वर्ड से निकला, एल्डिहाइड, एल और डिहाइड, ठीक है। एल अलग कर लो तो डिहाइड अलग हो जाएगा। एल्डिहाइड, डिहाइड मतलब होता है डिहाइड्रोजिनेटेड, डिहाइड्रोजिनेटेड, और अल के मतलब होता है अल्कोहल, या उसको हम लाइन से पढ़ लें तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेटेड। अगर आप अल्कोहल को डिहाइड्रोजिनेट कर दो, अगर आप अल्कोहल में से 2 हाइड्रोजन निकाल दो, H2 का मॉलिक्यूल निकाल दो, तो जो कंपाउंड आएगा वो डिहाइड्रोजिनेटेड अल्कोहल आएगा। डिहाइड्रोजिनेटेड अल्कोहल, उसको डिहाइड और अल मिलाकर अल को पहले कर दो तो एल्डिहाइड बन जाता है। फिर तो अजीब सा नाम लगता है ना एल्डिहाइड, पता नहीं क्या है, बच्चे परेशान होते हैं कि सर ये क्या बोर्ड पे आप एल्डिहाइड एल्डिहाइड लिखते रहते हैं। तो ये डिहाइड्रोजिनेटेड अल्कोहल की शॉर्टकट है, ये अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेटेड की शॉर्टकट है, ठीक है।
तो जब भी हम किसी अल्कोहल को डिहाइड्रोजनेट करते हैं, उसके अंदर से हाइड्रोजन निकालते हैं, तो एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट समझ में आ गया फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड, अच्छा इसमें मिथानॉल भी यूज़ कर रहे थे, मिथानॉल से मिथानॉल बनाता है, इथानॉल से इथानॉल, प्रोपोनॉल यूज़ कर लेंगे तो प्रोपोनॉल बन जाएगा, पेंटानॉल से पेंटानॉल। जनरल रिएक्शन है, कुछ भी बना सकते हैं। अल्कोहल, जो अल्कोहल लोगे आप, वो उसके रेस्पेक्टिव एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड आप जानते हैं HX को हम कहते हैं, HCl, HBr, HI, कुछ भी हो सकता है। तो जनरल रिएक्शन तो आप सब जानते हैं, हैलोजन एसिड में OH इस H के साथ निकल जाता है और R इस X के साथ जुड़ जाता है, तो अल्काइल हैलाइड बनता है। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड के अंदर भी हमने रिएक्शन की है पहले से चैप्टर 8 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने C2H5OH के साथ HCl ले लिया, तो ये H और OH निकल गया वाटर, तो ये बन गया आपके पास C2H5Cl प्लस वाटर, एंड दिस इज अ वेरी फेमस कंपाउंड, अल्काइल हैलाइड बना है, जिसका टेस्ट भी है। ठीक है, तो बहुत डिटेल में आप जानते हैं RX के बारे में। अब क्योंकि क्लास में मौजूद कोई ऐसा बच्चा नहीं जो सिर्फ RX को इतना ही जानता है कि अल्काइल हैलाइड होता है, बहुत कुछ और जानते हैं। बताने पे आएंगे, अगर पूछने लगो तो शायद 1 घंटा बताने में आपको लग जाए कि क्या होता है अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो इतनी, चूंकि जाहिर सी बात है टेस्ट है ना आज, तो उसमें टेस्ट के दिन तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है किसी कंपाउंड के बारे में। ठीक है, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन होती है और टेस्ट से पहले नॉर्मली इतनी नहीं होती है। तो ये हमारे पास, इसको कॉमन नेमिंग अगर बात करें तो हर बच्चा बता सकता है इसको कॉमन नेम क्या बन गई है, इथाइल क्लोराइड। ठीक है, और IUPAC में इसको क्या नाम दे देंगे, क्लोरोइथेन। ठीक है, तो ये इसकी कॉमन IUPAC नेमिंग है। हम इससे ज़्यादा मुश्किल नेमिंग कर चुके हैं इसकी। ठीक है, इजी नेमिंग है। तो थर्ड कंपाउंड की तरफ आते हैं, थर्ड रिएक्शन की तरफ आते हैं, दैट इज द रिएक्शन विथ सोडियम। व्हाट हैपेंस व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ सोडियम, and this is the reaction which tells you about the acidic character of alcohol. अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर ये आपको शो करेगा। इससे पहले हमने एसिडिक कैरेक्टर एक टेस्ट किया है इथाइन का, इथाइन की एसिडिटी चैप्टर 7 में हमने टेस्ट की है। तो हम एसिडिटी कहते कैसे हैं, हमारे नज़दीक एसिडिटी ये चीज़ नहीं है कि वो खट्टा है कि नहीं है, अल्कोहल यकीनन खट्टा नहीं होता। ठीक है, ना ही वो आपके हाथों को जलाता है अगर आपके हाथ पे गिर जाए तो हम केमिस्ट्री के अंदर एसिडिटी किसे कहते हैं, एसिडिक बिहेवियर किसे कहते हैं, यस, H+ आयन लिबरेट कर दे। अगर कोई कंपाउंड अपना H+ आयन लिबरेट कर दे रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो एसिडिक कैरेक्टर रखता है। ठीक है, एसिड अपने H+ को देते हैं। तो जब भी आप किसी भी अल्कोहल का रिएक्शन सोडियम मेटल से करा दो, whenever you react any of the alcohol with sodium metal, then what will happen, alcohol will show its acidic character, H+ हो जाएगा और OR- हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से टूटेगा, और Na जो है वो प्लस होता है, तो ये किसके साथ, OR के साथ जुड़ जाएगा, तो RONA बन जाएगा प्लस, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये RONA आप जानते हैं, दिस इज सोडियम अल्कोक्साइड। सोडियम अल्कोक्साइड के लिहाज से इसको हम लिखते हैं, कोई भी बना। अगर हम इथाइल अल्कोहल के साथ सोडियम मेटल का रिएक्शन करा दें, ये क्या बन जाएगा, C2H5ONA प्लस हाफ H2, ये बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हाफ H2 लगा लिया। ठीक है, वो अलग तरह से बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि हाफ इसलिए लगाया कि जाहिर सी बात है ना कि 1 हाइड्रोजन था, 6 हाइड्रोजन थे, या 5 और 2 7 हो रहे थे, तो उसको 1 करना है तो 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। ये तो जानते हैं रिएक्शन में अलग तरह से भी कर सकते हैं बैलेंस, उसको अगर आप 2 लगा कर करना चाहें तब भी हो जाएगा। अच्छा, इसको अब हम नाम क्या देंगे, जैसे सोडियम, यस, दिस इज सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इस्तेमाल होता है, और जब भी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो ईथर की फॉर्मेशन करेगा। इट इज़ वन ऑफ द 7 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने 7 याद किया ना, किस किस से रिएक्शन करेगा, क्या क्या बनेगा SN रिएक्शंस के अंदर। अच्छा, अब चूंकि अब नेक्स्ट आते हैं एस्टरिफिकेशन की तरफ आते हैं। एस्टरिफिकेशन आप जानते हैं, द प्रोसेस इन विच एस्टर्स आर मेड इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। हर वो केमिकल रिएक्शन में एस्टर बनता है, वो एस्टरिफिकेशन कहलाता है। और लास्ट क्लास मिथेनॉल में भी किया था, रिपीट हो रहा है रिएक्शन ही दोबारा, कि जब भी अल्कोहल का एसिड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ किया जाता है, और ये जो है वो आपका रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में होता है हाई टेम्परेचर पे, तो क्या होता है कि यहाँ पर ये इस तरह से HOH इसके साथ निकल जाता है, RCOO के साथ मिल जाता है, तो है ना, एस्टर बन जाता है। दिस इज द स्पेसिफिक कंपाउंड दैट इज कॉल्ड एस्टर। तो एस्टर के साथ वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है। तो नाउ दिस इज द कंपाउंड। अगर हम यहाँ पर इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर अगर हम CH3COOH ले लें, जगह मेरे पास नहीं है, वर्बली आप जानते हैं, इसको कॉमन में हम कहेंगे एसिटिक एसिड, और IUPAC में उसको हम कहेंगे इथेनोइक एसिड।
कि जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे C2H5OH मतलब इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल के साथ, तो क्या होगा, ये H जो है इस OH के साथ मिल जाएगा, ये उसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा CH3COO C2H5 प्लस H2O वाटर बन जाएगा, ठीक है। अब नाउ व्हाट दिस कंपाउंड विल बी कॉल्ड, अब ये कंपाउंड क्या बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको स्ट्रक्चर में मैं ओपन कर दे रहा हूँ, CH3C+O OC2H5, ठीक है। तो डबल चेन चलती है, एस्टर रह चुके, ये एक चेन यहाँ चलती है, एक चेन यहाँ चलती है, ठीक है। ये वाली चेन जो होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काइल, और ये वाली चेन क्या होती है, अल्कानोइड। तो एक पहले अल्काइल लिख देते हैं, फिर अल्कानोइड लिख देते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा, कॉमन में हो जाएगा इथाइल, मीथानोइड नहीं हो गया, इथानोइड, इथाइल इथानोइड, चूँकि 2 कार्बन है। कॉमन में नहीं हुआ, ये कॉमन में नहीं हुआ, कॉमन में क्या हुआ, यस इथाइल एसीटेट हुआ, हाँ। IUPAC में ये होगा जाकर, फिर उसके बाद इथाइल इथानोइड, ठीक है। इथाइल इथानोइड आगे इसी चैप्टर में आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे कि यही इथाइल एसीटेट होता है, जो असल में जो है वो पाइनएप्पल के अंदर या जो अनानास होता है उसका रस जो होता है वो यही कंपाउंड होता है, इथाइल एसीटेट। मीठा कंपाउंड होता है, एक्स्ट्रा फ्रूटी कंपाउंड्स होते हैं सारे। तो जो पाइनएप्पल जूस जिसको हम कहते हैं ना, जो अनानास के अंदर से जो रस निकलता है मीठा सा, वो ये कंपाउंड होता है इथाइल एसीटेट, जिसकी वजह से मिठास आती है अनानास के अंदर। चलो आगे आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल के डिहाइड्रेशन, ये पढ़ा हुआ रिएक्शन, ये भी चैप्टर 7 में कर रहा था। इथीन बनेगा तो जैसे वाटर को रिमूव कर देंगे, H2O OH यहाँ से, एक H यहाँ से निकाल दो, तो ये बन गया C2H4 प्लस H2O। तो इस कंपाउंड को हम IUPAC में बोल देंगे इथीन, कॉमन में क्या बोलेंगे, यस गुड, यस इफ़ा यू आर राइट, दिस इज इथाइलिन। तो इसको इथाइलिन भी कह सकते हैं, इसको इथीन भी कह सकते हैं, ठीक है। इथाइलिन इसके कॉमन नेमिंग में इस चैप्टर 7 में डिस्कस किया था इसको। नाउ 6th रिएक्शन इज डिहाइड्रेशन ऑफ एक्सेस इथेनॉल। एक्सेस से मुराद क्या चीज़ हम कहते हैं, एक्सेस से मुराद होती है ज़्यादा। अगर आप जो है वो ज़्यादा तादाद में, ज़्यादा मकदार में अगर आप इथेनॉल ले लेंगे, ज़्यादा मकदार में लेने से मुराद है कि आपको जो इथेनॉल लेना होगा 2 मोल्स। अगर आप 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल अगर आप ले लेंगे, 2 मोल मतलब 2 मॉलिक्यूल अगर आप इथेनॉल का ले लेंगे, तब जाकर जो डिहाइड्रेशन होगी ना, वो रिमूवल जो होगी वाटर की, तो अलग अंदाज से होगी। जैसे यहाँ पर आप देखें, मैंने 2 मॉलिक्यूल लिए इथेनॉल के, दिस इज द फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल C2H5OH, ये भी C2H5O मिरर बनाकर लिख दिया HOC2H5, बात तो वही है, ये यही चीज़ है, इसको मिरर में इसके साथ लिख दिया। तो वाटर किस तरह रिमूव होगा, यहाँ से एक तरफ से जो है वो OH रिमूव हो जाएगा और एक तरफ से H रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो वाटर रिमूव हो गया ओवरऑल, और जो बच गया उसको जोड़ दो, क्या बना, C2H5O C2H5 प्लस वाटर। हाँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्सेस इथेनॉल की डिहाइड्रेशन करने पर हमें जो है वो ईथर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, ईथर बनेगा। कॉमन में सही नाम ले रहे हो, यस इसका डाई इथाइल ईथर, और IUPAC में क्या बोलेंगे इसको, दिस इज इथॉक्सी इथेन, चूँकि अल्कोक्सी अल्केन होता है। अब दोनों ही कार्बन सिंगल मतलब सेम 2 कार्बन वाले चेन वाले हैं, तो किसी को भी अल्कोक्सी और किसी को भी अल्केन कहते हैं, ठीक है। ये सारी बातें आप पहले से जानते हैं, चूँकि ये सब चीज़ें ज़्यादातर 90% ये बातें डिस्कस हुई हुई है जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर कोई नई चीज़ नहीं बता रहा, ठीक है। तो रिएक्शन विद, उसके बाद नेक्स्ट कुछ रिएक्शन करते हैं PCl3 PCl5 SOCl2 से। ये तीनों रिएक्शन भी पढ़े हुए, ये चैप्टर 8 में ही तो है ये रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, तीनों में अल्काइल हैलाइड बनेगा, ठीक है। अगर PCl3 से रिएक्शन कराएंगे तो फिर बन जाएगा आपके पास C2H5Cl, और बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा, H3PO3। इस H3PO3 का क्या नाम रखा था, यस इट इज़ फॉस्फोरस एसिड, इट इज़ नॉट फॉस्फोरिक एसिड, क्योंकि मैंने बताया था कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कम है फॉस्फोरस की, ठीक है। अगर ज़्यादा होती है तो फॉस्फोरिक एसिड होता है, H3PO4 होता है वो। तो OUS जब लगता है तो OUS का मतलब यही होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कम है, जैसे फेरस या क्यूपरस, या बताया था ना सल्फ्यूरस, फॉस्फोरस, इस तरह से नाइट्रस, बहुत सारे होते हैं। अच्छा नेक्स्ट इसके बाद, अच्छा इसको बैलेंसिंग करनी है, तो ये बैलेंसिंग हमने वहाँ पर देखी हुई है इसको चैप्टर 8 में, तो वहाँ से हम वो जो भी बैलेंसिंग कर सकते हैं उसको, मैं इसको बैलेंस नहीं कर रहा फिलहाल, मैं जस्ट रिएक्शन कंप्लीट कर रहा हूँ। यहाँ पर फिर क्या बनेगा सेकंड रिएक्शन में, C2H5Cl दोबारा बन जाएगा, इथाइल क्लोराइड प्लस POCl3 प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड आपका यहाँ पर एज अ बाय प्रोडक्ट यहाँ पर ऑब्टेन होता है HCl के साथ, ठीक है। सो दिस कंपाउंड जो स्पेसिफिक ये बनता है, दिस इज
दैट इज फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ये जो POCl3 कंपाउंड होता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग इसके अंदर होती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है Sc2H5OH के SOCl2 से रिएक्शन। SOCl2 कौन सा कंपाउंड है? यस, इट इज थायोनिल क्लोराइड। तो जब हम इसका रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से, अच्छा यहाँ पर मैंने ये भी बताया था PCl5 से तो करा सकते हैं, PBr5 और PI5 से नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ द लार्जर आयनिक एटॉमिक रेडियस ऑफ आयोडीन एंड ब्रोमीन, ठीक है, जिसकी वजह से इम्पॉसिबल है। अच्छा, यहाँ पर अगेन क्या हो जाएगा? C2H5Cl प्लस बाय प्रोडक्ट में क्या? SO2 प्लस HCl, ठीक है। तो ये आपके पास तीनों के तीनों अल्काइल हैलाइड्स की फॉर्मेशन हुई। तो एक्चुअल में ये रिएक्शन आपके पास प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड का भी है और एक केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल भी है। क्योंकि अल्कोहल तो यूज कर रहे हैं ना, अल्कोहल से कुछ बना रहे हैं, तो अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी है और यही प्रिपरेशन किसकी हो गई? इथाइल क्लोराइड की, अल्काइल हैलाइड की। तो ये इसलिए ऑर्गेनिक में थोड़ा सा आसान ये हो जाता है ना कि एक ही चीज़ के प्रिपरेशन दूसरे का केमिकल प्रॉपर्टी बन जाता है और एक का केमिकल प्रॉपर्टी दूसरे का प्रिपरेशन बन जाता है। सही है ना? हम तो रिएक्शंस देख रहे हैं ना अभी सिंपल, और लिस्ट हमारी बनती जा रही है। वो लोग बात है कि हमने पहले से कुछ ये रिएक्शन भी पढ़ा हुआ है, कुछ और रिएक्शन भी पढ़े हुए हैं, ये रिएक्शन भी पढ़ा हुआ है, ये रिएक्शन भी पढ़ा हुआ है, बट हम एक लिस्ट तो बन रही है हमारी, ठीक है। मतलब ईजी हो जाता है। ऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है कि पढ़ते पढ़ते आसान होता है ये, ठीक है, ईजी होता रहता है ये। तो 8वां इसके बाद है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ इथेनॉल। अच्छा नो, दीज टू थिंग्स आर सेम, ऑक्सीडेशन एंड डिहाइड्रोजिनेशन। चूंकि दोनों के अंदर क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन की रिमूवल हो रही है, बट यहाँ पर ऑक्सीडेशन के अंदर हम हाइड्रोजन की रिमूवल कराते हैं बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहाँ पर हम क्या करते हैं? बाय यूजिंग अ कैटलिस्ट। डिहाइड्रोजिनेशन कैटलिस्ट इस्तेमाल करके हम हाइड्रोजन रिमूव कर लेते हैं। निकल कॉपर का कपल आपको मैंने बताया था, हाई टेम्परेचर पर यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा? हाइड्रोजन को निकाल देगा। तो जब हाइड्रोजन दो निकल जाएंगे इसके अंदर से, तो उस सूरत में अगर, अच्छा इसको फिर से वही बात है कि इसको स्ट्रक्चर की सूरत में हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। दैट इज CH3 कार्बन OH, तो ये C2H5OH हो गया, ठीक है। तो इसमें से यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दो, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दो, ठीक है। तो यहाँ से H2 बाहर हो गया, हाइड्रोजन गैस, और ये बन गया CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, जिसको हम कॉमनली कह सकते हैं एसिटाल्डिहाइड, और IUPAC में इसको हम क्या कह सकते हैं? इथेनॉल। बात समझ में आ गई सारी कंप्लीटली ओवरऑल? ओके, दैट्स इट अबाउट अल्कोहल। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अबाउट फिनॉल्स, कि फिनॉल और उसकी प्रिपरेशन और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज।